हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। माय नेम इज प्रतीक नायक एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी की सीरीज को कंटिन्यू किया था। इनफैक्ट स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है उसकी चैप्टर नंबर 2 है, जहाँ पे हम लोग द पीरियड बिटवीन 600 बीसी टू 600 सीई का जो डिस्कशन कर रहे थे उसको कंक्लूडिंग स्टेज में आज के क्लास के अंदर लेके जाएंगे, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट बिटवीन दिस पीरियड एंड इवेंचुअली ये पीरियड के दौरान इनफैक्ट किन किन घटनाएं होती है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज हमारा जो सेशन होगा उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया के पीरियड तक और गुप्ता के पहले का जो पीरियड है इस पीरियड में कैसे प्रीवियस के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं सर, ठीक है ना। सो विल बी डिस्कसिंग ऑन दी आर्ट एंड कल्चर आस्पेक्ट, विल बी डिस्कसिंग ऑन दी पॉलिटिकल आस्पेक्ट, विल बी डिस्कसिंग ऑन दी कल्चरल पार्ट एज वेल। खैर कल्चरल पार्ट में गांधार, मथुरा और अमरावती स्कूल का एक पोर्शन है जिसको हम लोग आगे क्लासेस के अंदर देखेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को भी मैं आपको एनसीईआरटी के सापेक्ष में करवाने की कोशिश करूंगा, तो आई विल बी कवरिंग दैट पार्ट इन दी आर्ट एंड कल्चर साइड एज वेल। खैर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूँ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जो पूरी कंडीशन है पोस्ट मॉडर्न इंडिया की उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने आपको उसकी पूरी एक ब्रीफ एनालिसिस करने की कोशिश की थी कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया या आप पकड़ के चलिए उसके भी पहले का पीरियड, द पीरियड फ्रॉम 600 बीसी टू 600 सीई, ये 1200 साल का जो इतिहास था उसको हमने एक ब्रीफ कंसिडरेशन के अंदर देखने की कोशिश की है कि यहाँ पे किस तरह की पॉलिटिकल कंडीशन बनती है, यहाँ किस प्रकार की इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप होती है। हमको ये भी पता चल रहा है कि सोसाइटी की कंडीशन कैसे उभर के आ रही थी, एंड वी हैड सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कैसे यहाँ पे इनफैक्ट है ना एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट हुआ। वी हैव सीन कि यही टाइम था जब यहाँ पे हमको कॉइन्स के बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, और कॉइन्स के साथ साथ मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी पढ़ाया था। तो हमने इंस्क्रिप्शंस एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आप में से जो भी विद्यार्थी अभी नए नए ये प्लेटफॉर्म के अंदर जुड़ रहे हैं उनको बता देता हूँ कि हमने ये चैप्टर को ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग लेवल तक लेके आए थे, और मैंने आपको इसकी क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी दे दी थी जब हम लोग ने डिस्कस की थी कि कैसे मल्टीपल पीरियड के थ्रू ये इनफैक्ट है ना हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है सर, ठीक है ना। तो एज ऑलवेज हम लोग क्रोनोलॉजी को रिवाइज कर देते हैं फिर आगे चलेंगे। इनफैक्ट हमको कुछ कुछ टॉपिक को डिस्कस करना है और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीरियड है इसमें से क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं सर, ठीक है ना। तो आपने ये हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि क्या कंडीशंस के अंदर हिस्ट्री की शुरुआत होती है। हिस्ट्री की शुरुआत ऐसे तो स्टोन एज के अंदर हो जाएंगी। यही स्टोन एज को हम लोग क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री के रूप में पहचानते हैं, दैट इज नोन एज अ प्री हिस्ट्री, क्योंकि हमको डायरेक्ट एविडेंसेस या सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। देन वी फाइंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन कमिंग इनटू द पिक्चर, है ना, सैंधव सभ्यता जो 2600 बीसी के आसपास से इसका ओरिजिन होने की शुरुआत होगी। उसी के बाद वैदिक पीरियड आता है जिसे हम लोग वैदिक एज के रूप में पहचानेंगे। ये वो टाइम था जब 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का पीरियड पूरा का पूरा ट्रांजिशन में था। इसी के ही पैरेलल और इसी के ही कंटेम्प्रेरी में हमको एक साइड दिखेगी जिसे हम लोग कहते हैं मेगालिथिक कल्चर्स, है ना। सो वी हैव सीन द मेगालिथिक कल्चर्स दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इसके कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ महाजनपदास, है ना। तो ये जो महाजनपद हुआ करते थे ये 600 बीसी के आसपास इनका फॉर्मेशन होने की शुरुआत होती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कम टू नो कि इन्हीं के फॉर्मेशन के ऊपर से वी फाइंड कि द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया विल टेक प्लेस, है ना। तो हमने सेकेंड अर्बनाइजेशन की जो पूरी कहानी है वो भी आपको इसी के द्वारा समझाने की कोशिश की थी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, और ये वो पीरियड है इसके कंटेम्प्रेरी में बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट हो गया था, है ना। तो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म की थोड़ी बहुत डिस्कशन कराई थी। बुद्धिज्म जैनिज्म हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो इसी के रिलेटेड आपको मिल जाएगा सर, है ना। तो प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, मोस्ट प्रोबब्ली फ्रॉम टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट यूनिट एंड द नेक्स्ट चैप्टर, जहां पे मैं बुद्धिज्म जैनिज्म के ऊपर भी चर्चा करूंगा। खैर तो ये सब कंडीशंस आपको यहाँ दिखती है। उसके बाद मौर्यन पीरियड आता है, विल फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन पीरियड, और ये जो मौर्यन पीरियड था ये इनफैक्ट शुरू होता है 325 बीसी के आसपास से पीरियड से। सो विल फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन एज समवेयर इन द 325 बीसी। यहाँ क्या डेवलपमेंट होता है हमने देखने की कोशिश की थी। और उसके बाद आता है पोस्ट मौर्य सर, है ना। तो पोस्ट मौर्य के अंतर्गत वी हैड डिस्कस कि किस तरह से अशोक के बाद सब साम्राज्य टूट गया। अराउंड 200 बीसी के आसपास आते आते इनफैक्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है। बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स हो गए, इंडो ग्रीक्स आएंगे, कुषाण आएंगे, शुंग डायनेस्टी आएगी, सातवाहन डायनेस्टी होगी, नीचे संगम डायनेस्टीज थी। बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमने पिछले क्लास के अंदर देखे हैं। और फिर जीरो की एज आएगी। जीरो के बाद 320 के आते आते इनफैक्ट वी कम टू नो द गुप्ता विल कम टू पावर, है ना। तो 320 से लेके 550 तक का जो पीरियड है
ये गुप्ता का पीरियड है। और 550 ऑनवर्ड से वी सी द पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड का मतलब गुप्ता का डिक्लाइन के बाद की जो घटनाएं थी, और इसी के अंदर आपका आखिर का जो राजा आएगा वो हर्षवर्धन करके राजा आता है। इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करिए कि जो 600 ऑनवर्ड से जो पीरियड है, उसी पीरियड को हम लोग कहते हैं द अर्ली मिडिवल पीरियड, है ना। तो आपकी किताब के अंदर ये पूरी की पूरी टाइमलाइन दी गई है। हम लोग एक एक करके क्या करते हैं कि टाइमलाइन के हिसाब से आज एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि ये जो गुप्ता पीरियड के बाद वाली जो घटनाएं हैं उनमें क्या क्या चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, इसमें हर्षवर्धन एज अ राजा का इंपॉर्टेंस क्या है, और इवेंचुअली ये चैप्टर को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। आई विल बी टॉकिंग अबाउट दी मॉक क्वेश्चंस, मतलब जो आपके डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन किताब में दिए उसको भी चर्चा करेंगे। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म के बारे में। आपको पता होगा कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। आई ऑल्सो टीच ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मेरे लाइव कोर्सेज आपको वहाँ पे मिलते हैं, डिस्कशन साथ होती है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के अंदर से कवर करवा रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल वी हैव जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 14th of July। यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द ऑप्शनल क्लासेस। इनफैक्ट वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद जीएस क्रैश कोर्स, और इसके साथ मैं कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी लेके आऊँगा नेक्स्ट मंथ, मतलब अगस्त के अंदर। आप इनको भी अटेंड कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको आज की तारीख में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक की तैयारी मिल रही है, बुक्स मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, और वो भी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिल रही है। आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, हर एक चीज़ आपको इसके अंदर से कवर की जा रही है, जो आज की तारीख में 57,500 या मैं कहूँगा इससे भी कम है सर, ठीक है ना। प्लीज़ बी श्योर कि यहाँ पे आपको अश्योरेंस दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से कि आप 2 साल या इससे कम या इससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इनफैक्ट है ना एग्जाम ना क्लियर करने के ऊपर सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बेस्ट पार्ट ये है कि अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत योर सब्सक्रिप्शन फीस हैव बीन रिड्यूस्ड, है ना। तो 45% तक का डिस्काउंट यूजिंग दिस कोड PN लाइव। साथों साथ आपकी ऑप्शनल की, प्रीलिम्स की और मेंस की टेस्ट सीरीज कवर हो गई। मतलब आप जिसके लिए बाहर से 15,000 20,000 रुपीज़ दे रहे हो, और आपकी ऑप्शनल के पेपर चेक करेंगे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, जो भी आप ऑप्शनल ले रहे हो सर उसके एक्सपर्ट टीचर आपको हेल्प करेंगे सर टेस्ट सीरीज के अंदर। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप जनरल स्टडीज का सिंपल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, है ना। बट जीएस ऑप्शनल दोनों को कंबाइन लीजिए, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर एक तक की आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आपको एक फायदा ये भी है कि आज सब्सक्रिप्शन लोगे, से फॉर एग्जांपल 27 तारीख को या 28 तारीख को आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपका सब्सक्रिप्शन अगले साल की मेंस तक वैलिड है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी लोगे, मतलब 1 साल की फीस में यू आर ऑलमोस्ट गेटिंग 1.5 ईयर और 1 ईयर एंड 4 मंथ एक्स्ट्रा, है ना। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बुक सेट आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है, लोन की फैसिलिटी अनअकैडमी आपको दे रही है, बहुत ही फंटास्टिक बुक सेट इसके अंदर से कवर किया जाए। आप इसको भी अटेंड पढ़ सकते हो एज सोर्स ऑफ रेफरेंस बुक, है ना। बाकी सब्सक्रिप्शन लेते समय आप 1 साल, 2 साल, 3 साल की वैलिडिटी वाले सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं एवरेज कहूँगा कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान करिए अगर आप स्कूल के हाई स्कूल क्रॉस करके कॉलेज में आए हो, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में टाइम लगता है, और आप हमारे क्लासेस में आओगे तो हम आपको ज़्यादा गाइड भी कर पाएंगे, है ना। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि इफ़ यू आर इन द सेकेंड ईयर ऑफ द कॉलेज और इफ़ यू आर इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, आई वुड डेफिनेटली एडवोकेट कि आप यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन की जगह 2 साल का लीजिए। ऊपर से आइकॉनिक कोर्सेज लीजिए, आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है कि ये आइकॉनिक क्या है। यू विल गेट ए डेडिकेटेड मेंटर, और एक टीचर के रूप में तो मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगा, मेंटर के साथ भी आप डिस्कस कर पाओगे, है ना। तो वीडियो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप डिस्कस कर पाओगे, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाओगे, आंसर राइटिंग की स्किल, स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्मुलेट करनी है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, है ना। तो मोस्ट वेलकम है। आप डेडिकेटेड ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, खाली आप जीएस ऑप्शनल दोनों का कंबाइन लीजिए। उसमें ऑप्शनल का अलग से लोगे तो फिर आपको लिमिटेड अवेलेबिलिटी मिलेगी, फिर उसमें टेस्ट सीरीज की इंक्लूजन नहीं होगी, फिर उसके अंदर आपकी जो मेंटरशिप का प्रश्न आता है वो रहता है। तो टीचर के रूप में तो मैं कनेक्टेड रहूंगा, पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो अल्टीमेटली ऑप्शनल के साथ टेस्ट सीरीज के बिना तो ऑप्शनल होगा नहीं सर, है ना। तो इट्स बेटर कि आप दोनों कॉम्बो के अंदर लीजिए, और 1 अगस्त से पहले लीजिएगा। फीस भी काफ़ी कम है। बाकी अगर आपको फीस का कोई प्रॉब्लम है तो स्कॉलरशिप एग्जाम दीजिए। एवरी संडे 11 बजे आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाती है कॉम्बैट एग्जाम। 60 मिनट्स के अंदर 60 क्वेश्चन अटेंड करना है, और ये फ्री के अंदर है। अगर इसमें अच्छा रैंक लेके आएंगे तो अनअकैडमी आपको सब्सक्रिप्शन फ्री में दे देगी। आपको खाली इसके लिए एक ही चीज़ करनी है, वो है PN लाइव कोड को यूज़ करना है, और ये कोड के द्वारा आप ऑटोमेटिकली एनरोल कर पाओगे इन द लाइव क्लासेस, है ना। तो इन द लाइव टेस्ट एज वेल, है ना। तो इसमें आप पार्टिसिपेट करिए। हमारी बैचेस शुरू हो रही
रही है 28 तारीख से, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। इनफैक्ट अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो वी हैव गॉट फंटास्टिक टेस्ट सीरीज विच आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पेड टेस्ट सीरीज भी है, फ्री की टेस्ट सीरीज भी है। तो वी वांट टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, है ना। बाहर का बच्चा हो, मतलब जो खुद से सेल्फ स्टडी कर रहा हो, बट प्लीज गेट एसोसिएटेड विथ अस, है ना। वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन जर्नी फॉर द सिविल सर्विसेज। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास के अंदर। इनफैक्ट ये क्लास जब हमने शुरू किया था तो आपको टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ाया था सर, ठीक है। और टाइमलाइन के तहत मैंने आपको ये पूरी की पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई हिस्ट्री की, है ना। तो ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज नोन एज द स्टोन एज पीरियड, है ना। इसी को ही हम लोग स्टोन एज कहते हैं, इसी को ही प्री हिस्ट्री के रूप में पहचाना गया है। प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीरियड के तहत हमको कोई सोर्सेज डायरेक्टली नहीं मिलते हैं सर, ठीक है। उसके बाद वी कम टू नो कि हड़प्पन पीरियड तक आते आते भारत के अंदर पहला अर्बनाइजेशन हुआ, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर देख लिया था कि भारत के अंदर किस तरह से शहरीकरण या नगरीकरण की शुरुआत होती है। उसके बाद जब हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ और वैदिक पीरियड की इनफैक्ट शुरुआत हो रही थी, तो वैदिक पीरियड के कंटेम्प्रेरी एज के अंदर आपको मेगालिथिक पीरियड दिखेगा, है ना, जो बरियल्स आपको मिल जाएंगे। और कहते हैं कि ये मेगालिथिक पीरियड साउथ इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग आगे एक सेशंस के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे, स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी के अंदर मैंने दिया हुआ है सर, ठीक है। उसके बाद 600 बीसी का पीरियड आया। 600 बीसी तक आते आते वी कम टू नो दी ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी इज टेकिंग प्लेस, आयरन टेक्नोलॉजी कमिंग इनटू द पिक्चर, गंगा वाले रीजन में लोग स्थायी हो रहे थे इनफैक्ट, है ना। तो महाजनपद बनते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है, पंचमार्क पॉइंट्स उभर के आ जाते हैं सर, ठीक है। इसी 16 महाजनपद में से मगध नाम का महाजनपद अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, पावर के ऊपर आएगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मगध के शासक शासन कर रहे थे तब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ। अब देखिए आपको, है ना, यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। यूपीएससी हैज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। ओके, तो समय मिलता है तो मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन करवाऊंगा कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, बट आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि क्रोनोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, अलेक्जेंडर कब आएगा सर, ठीक है ना। तो जब पाटलिपुत्र के अंदर हम लोग मगध की डायनेस्टीज को पढ़े थे पिछले क्लास के अंदर, है ना, याद आया कि नहीं है आपको सर, ठीक है। तो वी फाइंड कि व्हेन पाटलिपुत्र वाज बीइंग रूल्ड और द मगध वाज बीइंग रूल्ड बाय द नंदा डायनेस्टी, मतलब जस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, है ना, कि जब मगध के रीजन के अंदर हमको पता चलता है कि ये जो मगध है वो वन ऑफ द महाजनपद था और यहाँ पे इनफैक्ट नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो नंद डायनेस्टी जब रूल कर रही थी उसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में अलेक्जेंडर आएगा, है ना। तो याद रखेगा कि अलेक्जेंडर की एंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, क्योंकि अलेक्जेंडर के द्वारा इनफैक्ट काफी सारे हिस्टोरियंस को कैरी करवाया गया था, मतलब ही हैड सम काइंड ऑफ स्कॉलर्स विथ हिम हु एक्चुअली रोट द हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर्स कंक्वेस्ट ओवर इंडिया। और अलेक्जेंडर बेसिकली कहाँ तक आता है, तो एक आपको प्रश्न होना चाहिए कि वो सतलज तक आएगा सर, है ना, वो सतलज से आगे नहीं जा पाएगा। एक्चुअली कहानी क्या है कि वो वेस्ट एशिया से आया, उसने पहले पर्शिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब आज का जो ईरान है, और वहाँ की जो लोकल सिविलाइजेशन थी पर्सियोपोलिस, उसको वो खदान मैदान कर देता है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट अलेक्जेंडर डिड कि वो ऊपर की तरफ गया और खाइबर पास के थ्रू भारत की तरफ आता है। ये याद रखेगा, ये सब छोटे छोटे न्यूआंसेस है, क्योंकि ये पढ़ने बहुत जरूरी है कि भाई अलेक्जेंडर कैसे आया। इनफैक्ट, है ना, हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक आता है कि इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री, है ना, कि भाई भारत के इतिहास के ऊपर या दुनिया के कोई भी इतिहास में देखेगा उसमें भूगोल ने बहुत बड़ी असर निकाली है, मतलब भूगोल अलग अलग बेसिस के ऊपर से इनफैक्ट इम्पैक्ट करवाता रहता है ना। तो आपको ये प्रश्न आ सकता है कि कैसे आया, किस तरह से आता है सर, ठीक है। और अलेक्जेंडर आया ना तो सबसे पहले उसको एक राजा मिला है यहाँ पे इनफैक्ट अंबी, है ना। तो अंबी वॉज अ रूलर ऑफ तक्षशिला सर, है ना, याद रखेगा, he was a ruler of Takshashila, and we find कि when Ambi was ruling over Takshashila, Ambi actually surrendered before Alexander, है ना। तो तक्षशिला was one of the महाजनपदास, याद आया कि नहीं है सर, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो 16 महाजनपद थे उसमें तक्षशिला भी था ना। तक्षशिला was the नॉर्थ वेस्ट और उसके ऊपर कंबोज करके महाजनपद आता है। तक्षशिला was known for the university, इनफैक्ट ये आप पढ़ते हो ना, चाणक्य जी को, विष्णुगुप्त को, कौटिल्य को, वो मूलतः से वहां से तो शिक्षक थे ना, और धनानंद ने इन्हीं का तो अपमान कर दिया था, इसके कारण मौर्य पावर के ऊपर आ गए सर। खैर है, तो वी सी कि अंबी जैसे शासक था जो उनको वेलकम करता है, अंबी उनको सरेंडर कर देता है, अंबी वेलकम करता है कि भाई चलिए ग्रीस से आया मेरा दोस्त को सलाम करिए, रात को खाओ पियो, नींद को आराम करो सर, ठीक है। बट अंबी के बाद एक और यहाँ पे राजा मिलेगा जो मूलतः से नाम से पोरस नाम का है। ये पोरस एक्चुअली ग्रीक नेम है ना। तो शायद तक राजा पुरुराज कुमार ऐसा कहते हैं इतिहास के अंदर, जो भारतीय नाम है, क्योंकि भारत में आपको कोई ऐसे पुराने राजा का नाम पोरस नहीं दिखेगा सर, ठीक है। आप देखिए यहाँ चंद्रगुप्त दिखता है, यहाँ आपको बिंबिसार दिखते हैं, यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है अजातशत्रु ऐसे नाम है, और यहाँ पोरस करके नाम कैसे होगा सर भारत के राजा का, है ना। तो मूलतः से ये जो नाम है पोरस, ये शायद तक ग्रीक लोगों के द्वारा लिखा गया नाम है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली पुरुराज कुमार नाम होगा, है ना। तो ये जो पोरस जो थे ना,
ये सतलम और झेलम के बीच में रूल किया करते थे, है ना। सो यूज्ड टू रूल बिटवीन द सतलम एंड झेलम सर, है ना। और ऐसे कहा गया है कि ये जो सतलम झेलम से नीचे वाला जो रीजन है सर, है ना, उन सब रीजन्स के अंदर उनका प्रभाव था। तो अलेक्जेंडर की इनको लेके, ये झेलम को लेके लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये झेलम क्रॉस करना चाहते थे, इन्होंने मना कर दिया पुरु राजकुमार ने, राजा पोरस ने, कि आई विल नॉट अलाउ अलेक्जेंडर, है ना। तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में संघर्ष होती है, याद रखेगा सर, है ना। तो ये जो संघर्ष होती है, इसी को ही हम लोग कहते हैं वितस्ता की लड़ाई या हाइडेस्पाथ की लड़ाई कहते हैं सर, है ना। सो व्हेन द बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन दी रूलर्स ऑफ एट दैट टाइम सर, ठीक है ना। तो वितस्ता या इसको हाइडेस्पास के रूप में भी पहचानते हैं, या आप देखने की कोशिश करोगे तो इसको झेलम की लड़ाई भी कहते हैं, अलग अलग नाम से, क्योंकि झेलम का ही दूसरा नाम वितस्ता आपको दिख जाएगा सर, है ना। भारतीय इतिहास में आप देखोगे तो आपको बहुत सारे नाम ऐसे दिखते हैं नदियों के, एक्चुअली वैदिक एज के अंदर ये सब नाम थे ना आपको, बेसिकली राबी है, अस्किनी है, सतुद्री है सर, ठीक है ना, सतलज के लिए यूज किया गया है, विपशा नाम बियास के लिए यूज किया गया है। तो वैसा ही आपको यहाँ पे नाम दिखेगा वितस्ता करके सर, ठीक है। और इन दोनों की लड़ाई के अंतर्गत अलेक्जेंडर जीत गया ऐसा कहते हैं, और अलेक्जेंडर बट इनकी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ था पोरस से, तो पोरस को गवर्नर बना के गया था सर, ठीक है। तो होता क्या है कि अलेक्जेंडर करीबन 327 तक आते आते यहाँ झेलम तक आ जाएगा सर, है ना। और झेलम से क्रॉस करके वो सतलज की तरफ आया ना, व्हेन ही केम टुवर्ड्स सतलज ना, तो सतलज में उसकी रड़ारड़ी हो जाती है। होता क्या है कि उसके जो सोल्जर्स थे उनको डर लग रहा था, उनके सोल्जर्स को डर लग रहा था इस बात का कि अगर हम लोग सतलज क्रॉस करके थोड़ा इस साइड में आ गए तो यहाँ मगध का साम्राज्य आएगा। कौन सी डायनेस्टी थी, नंद वंश करके थे, और धनानंद करके आपको राजा दिखेंगे सर, ठीक है। तो ये कंडीशन के अंतर्गत ये जो नंद वंश की डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उसमें धनानंद करके राजा थे, और उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, ये अलेक्जेंडर के सैनिकों ने सुन लिया था, है ना। So the soldiers of Alexander had actually heard about the story that this guy had very huge आर्मी एंड दे आर ऑल्सो पोजेसिंग एलिफेंट्स, है ना। हमने देखा था कि मगध के शासक के पास बहुत बड़ा हाथी की सेना हुआ करती थी। तो इसी के चक्कर में जब सिकंदर का आक्रमण होता है, व्हेन द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन टुक प्लेस, वी फाइंड कि यहाँ पे जो अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती। कमज़ोर मतलब उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रही थी कि अगर भारत के ऊपर अटैक करने जाए और फिर हाथी वाथी के ऊपर हम लोग, है ना, कुचल दिए जाएंगे, इससे अच्छा इट्स बेटर कि लेट्स गो बैक टू आवर कंट्री, आवर रीजन, है ना। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से वापस चले जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इन सब कंडीशंस के अंदर 326 के आसपास का पीरियड था और सिकंदर भारत से विदाई जाता है। अब देखो सिकंदर करता क्या है सर, ठीक है। उसको यहाँ पे काफ़ी सारा रेजिस्टेंस झेलना पड़ा था लोकल ट्राइब्स का, इंक्लूडिंग मैंने आपको पुरु राजकुमार के बारे में बताया। बट अलेक्जेंडर डिसाइडेड कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूइंग आवर कंक्वेस्ट एंड देन ही गोज बैक, है ना। अब सवाल ये आता है कि अलेक्जेंडर क्यों आया था सर, है ना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई ही केम टू इंडिया। तो याद रखेगा कि ही केम टू इंडिया वाज टू एक्सपांड द एम्पायर, क्योंकि वो दुनिया जीतना चाहता था। पुराने समय के अंदर राजाओं को एक इच्छा बहुत होती थी कि हम पूरी दुनिया जीत दे सर, है ना। तो भारत के प्राचीन राजा आपको दिखेंगे अश्वमेघ यज्ञ करेंगे ना, घोड़ा दौड़ाने का यज्ञ होता था बहुत लंबा सर, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू सी द अलेक्जेंडर ही वांटेड टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड, है ना। तो सिकंदर कहते हैं ना, इसके ऊपर से गाना बना है कि यहाँ के हम सिकंदर, है ना, चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर, है ना, हमसे पंगा मत लेना है मेरे यार। तो सिकंदर ऐसी ही कंडीशन में था, तो सिकंदर नाम ऐसे थोड़ी पड़ा है सर, ठीक है। अंग्रेजी में अलेक्जेंडर कहते हैं, हिंदी में उसको सिकंदर कहते हैं। तो ये दुनिया जीतना चाहता था, पहला तो पॉइंट आपको ये दिखेगा। दूसरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करिए कि ही एक्चुअली वाज इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी एज वेल, है ना, क्योंकि उसको हिस्टोरियंस ने और बहुत सारे स्कॉलर्स ने बताया था कि भारत के इस साइड वाले विस्तार में समुंदर आ जाता है, ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में समुंदर आता है। खैर समुंदर थोड़ा नीचे की तरफ आता है सर, ठीक है। बट ही वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड टू सी कि भाई कैसे आता था, ये ग्रीस से आया था, मैसेडोनिया से आया था। तो भाई साहब को ज्योग्राफी का भी था। दूसरा भारत के अंदर संपत्ति बहुत थी, इंडिया के पास वेल्थ थी, ऐसे उसको जानकारी मिल रही थी सर, है ना। और तक्षशिला के बहुत सारे टीचर्स बीचर्स के बारे में उसको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलने शुरू हो गई थी कि भाई तक्षशिला इज अ वेरी गुड सेंटर फॉर लर्निंग। तो ये जब वापिस जाएगा ना सर, तो भारत के टीचर्स लेके जाता है, ही विल बी कैरिंग बैक द टीचर्स अलॉन्ग विद हिमसेल्फ, है ना। तो भारत की तक्षशिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर आपको दिखेगी, और अलेक्जेंडर उनको वापिस लेके जा रहा है, बुल को लेके जा रहा है, ऑक्सिस को लेके जा रहा है। और अलेक्जेंडर जब भारत में आया ना, तो उसको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ये पर्शियंस ने किया था, है ना, क्योंकि पर्शिया की डायनेस्टी उसके बाजू में रूल करती थी भारत के वेस्टर्न साइड के ऊपर। तो इन सब कंडीशंस में वी कम टू नो अबाउट, जब पर्शियंस ने उसका रेजिस्टेंस किया तो पर्शिया की सेना के अंदर इंडियन सोल्जर्स देखे थोड़ा अलेक्जेंडर हक्का पक्का रह गया था। खैर कुछ भी हो गया, बट अलेक्जेंडर डिसाइडेड टू गो बैक अराउंड 327 BC। वो बेसिकली जब वापिस जाता है ना, व्हेन ही गोज बैक अराउंड 326 या 327, अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग टाइम फ्रेम लिखा गया है।
इस पीरियड के समय पे वी डू सी दैट मल्टीपल इंस्टेंसेस टुक प्लेस। पहला इंस्टेंस ये हुआ कि अलेक्जेंडर की एक ब्रांच जो है ये भारत के समुद्र विस्तार के ऊपर आ गई, और खास करके आज का जो मकरान का समुद्र किनारा है ना, मकरान कोस्ट, या सिंध का कह सकते हैं, मकरान नहीं कहेंगे हम लोग, सिंध वाला कहेंगे सर, ठीक है। यहाँ से बोट में बैठ के उसका एक जनरल जाता है, नियर कस करके आपको एक जनरल का नाम दिखेगा सर, ठीक है। सो विल बी गोइंग बाय द बोट जर्नी। तो कहते हैं कि अलेक्जेंडर की इन्वेजन की एक इम्पैक्ट ये पड़ती है कि भारत के अंदर वो बोट का एक रास्ता निकाल के आता है। मतलब बेसिकली इनको मानसून की थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो दे न्यू कि भाई ये बोट का सहारा लेके वापस जा सकते हैं। मतलब हड़प्पन पहले करते थे, वैसे ही यहाँ पे सिकंदर की सेना के द्वारा किया गया सर, ठीक है। तो एक ही आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो वापस जाएगा सर, ठीक है। दूसरा, वापस क्यों जाता है उसके पीछे का भी एक प्रश्न आपको कभी कभी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि सिकंदर वापस जाता है उसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि अलेक्जेंडर की सेना थक गई थी, वो काफ़ी सालों से घर से अपने निकल गए थे, फटीक हो गया था। फटीक समझ में आता है कि नहीं आता है? सो यू विल सी दैट लोगों के अंदर थकावट बड़ी मात्रा में थी, उनको पुराने अपने घरों की याद आती थी कि यार हम कितने सालों से घर से निकल गए हैं, वी नीड टू गो बैक, है ना, हमारे रूट्स की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे मुख्यतः जिसके कारण सिकंदर और उसकी सेना डिसाइड करती है कि इट्स बेटर टू विड्रॉ एंड इट्स बेटर टू गो बैक, है ना। तो इन सब बेसिस के ऊपर से हम लोग को देखने को मिला कि अलेक्जेंडर की आर्मी, अलेक्जेंडर की जो सेना थी, वो इसके कारण वो विड्रॉ करने का एक पूरा प्लान बना देती है सर, ठीक है ना। तो वापिस जाते हैं और अलेक्जेंडर तो अपने घर तक पहुंच भी नहीं पाया। सो बिफोर रीचिंग मैसेडोनिया ही वॉज एबल टू रीच बेबीलोन। बेबीलोन मतलब आज का हम लोग कह सकते हैं ईरान वाला रीजन है, ईरान से इराक वाला रीजन आएगा सर, ठीक है ना। तो मेसोपोटामिया कहते थे उसको पुराने समय के अंदर। तो बेबीलोन वाले विस्तार में पहुंचा, पर तब तक थोड़ा बीमार हो चुका था, एंड बाय द टाइम वो बीमार था तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। एक चीज़ हमको मिलती है कि अलेक्जेंडर यहाँ पे गवर्नर्स को छोड़ के गया था। क्या, किसको छोड़ के गया था? गवर्नर्स को छोड़ के गया था, है ना। तो भारत के अंदर अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को छोड़ के गया था, और उसने कहा था कि आप यहाँ पे भारत के अंदर जो वेस्टर्न एरिया हमने कॉन्कर किया है उसको आप चलाते रहिएगा सर, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर की इंपैक्ट हमको बड़ी मात्रा के अंदर दिखेगी। मैंने पिछले क्लासेस में अलेक्जेंडर को नहीं कराया था क्योंकि मुझे पता था कि ये चैप्टर को जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर अलेक्जेंडर की इन्वेजन को थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब एक आध प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि अलेक्जेंडर की इन्वेजन की इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या रही है ना। व्हाट हैज़ बीन द ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ द अलेक्जेंडर्स ऑन इंडिया सर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर की इंपैक्ट भारत के ऊपर मूलतः से दो तरह से होती है। एक तो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, क्योंकि जहाँ पे अलेक्जेंडर यहाँ पे साम्राज्य बनाएगा, अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करेगा, ये सब रीजन्स इवेंचुअली ग्रीक कंट्रोल में आ गए और छोटे राज्य जो थे उनको खत्म कर दिया। तो स्मॉल एग्जिस्टिंग यूनिट्स दैट वर प्रिवेलेंट एट दैट टाइम, दे वर इवेंचुअली वाइप्ड ऑफ द मैप एंड ही हैड पॉलिटिकल कंसोलिडेशन विद देम सर, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में बढ़ेगा क्योंकि रास्ता खोल के गया था। सो व्हेन ही केम वाया खाइबर पास, व्हेन ही गोज बैक वाया सी रूट। उसकी एक सेना की टुकड़ी समुद्र के रास्ते से जाती है, तो जमीन का रास्ता और समुद्र का रास्ता दोनों खुल जाता है। तो इससे व्यापार बढ़ता है और कल्चरल प्रैक्टिसेस बढ़ती है। तो आपको पता चलेगा कि जब इसके बाद तो तुरंत मौर्य काल की शुरुआत होती है, जब चंद्रगुप्त मौर्य विद्रोह करके कौटिल्य का साथ लेके इनफैक्ट पावर के ऊपर आएंगे। बट वी गेट एविडेंसेस, क्लियर कट एविडेंसेस की मौर्य के बाद वाला जो पीरियड है जिसे हम लोग पोस्ट मौर्यन पीरियड कहते हैं, ये जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, इस समय के दौरान वी सी द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, और उसमें एक आपको गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दिखेगी। ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है ये जनरली हमको पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर दिखती है। ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वो एक्चुअली आप समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पे मिलेगी गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आज का अफगानिस्तान के अंदर। इसी कोई गांधारी के फैमिली के रूप में इसको हम लोग जोड़ते हैं सर, है ना। तो महाभारत के टाइम से भारत के साथ कनेक्टेड ये जगह थी, और वहाँ पे इनफैक्ट एक आर्किटेक्चर की स्कूल डेवलप हुई। ये गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस ये था कि इसमें ग्रीक फीचर्स दिख जाएंगे, है ना। ग्रीक फीचर्स का मतलब क्या है कि इसमें बुद्ध की मूर्तियाँ बनती थी, बुद्ध की इमेजेस बनती थी, और इन सब इमेजेस के ऊपर आपको ग्रीक जो इमेजेस है उसकी प्रभाव दिखेगी। मतलब बुद्ध की मूर्तियों के ऊपर भी ग्रीक गॉड का प्रभाव है। बुद्ध इज लुकिंग लाइक क्या कहते हैं, अपोलो के रूप में दर्शाए गए हैं, या बुद्ध इज लुकिंग लाइक अ बुद्धिस्ट गॉड, है ना। तो बुद्धिस्ट गॉड के रूप में दर्शाना ये सब अलेक्जेंडर के कारण ही हो पाया सर, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी आपको, स्क्रिप्ट मिल जाती है अलग अलग प्रकार की। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ से पता चलेगा। खैर, तो इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, मैंने आपको बताया ये मैसेडोन, इनफैक्ट आज की तारीख में आप देखोगे तो नॉर्थ मैसेडोनिया करके कंट्री एग्जिस्ट करता है सर, ठीक है। और उसके सामने आपको ग्रीस नाम का एक प्रदेश दिखेगा, पर इन दोनों के बीच में अभी भी कन्फ्लिक्ट चल रही है।
कन्फ्लिक्ट किस बात की चल रही है कि ओरिजिनल ग्रीस कौन है या ओरिजिनल मैसेडोनिया क्या है सर, ठीक है। क्यों ग्रीस का मानना है कि हम ओरिजिनल मैसेडोनिया है, ये लोग कहते हैं कि हम ओरिजिनल मैसेडोनिया है। तो इनके नाम को लेके बहुत लंबी स्ट्रगल चली थी, अभी रिसेंटली पॉलिटी के अंदर चर्चा में था, आईआर के अंदर, समय मिले तो कभी पढ़ लीजिएगा। खैर समय आगे गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलेक्जेंडर के बाद वी सी चंद्रगुप्त मौर्य भारत के ऊपर पावर के ऊपर आए। कैसे पावर के ऊपर आते हैं, मैंने आपको बताया था कि चाणक्य उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि वो चाणक्य ही थे जिन्होंने नंद डायनेस्टी के सामने विद्रोह कर दिया सर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक का पीरियड आया, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले क्लास के अंदर, आपने याद होगा कि अशोक कैसे पावर के ऊपर आता है 268 से 231 बीसी के बीच में। उसमें एक चीज याद रखेगा कि 261 बीसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द लाइफ ऑफ अशोक, क्योंकि वो टाइम था जब वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा था बुद्धिज्म की तरफ, है ना। क्योंकि कलिंग के ऊपर आक्रमण हुआ था साम्राज्य विस्तरण के चक्कर में, और भाई साहब ने उसके बाद बहुत ही रिपेंटेंस किया है ना, तौबा कर दी उसने सर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन के ऊपर गया। अब सवाल ये आता है कि मौर्यन एम्पायर कैसे डिक्लाइन के ऊपर गया। तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि बृहद्रथ करके एक राजा था, वो बृहद्रथ को मार दिया जाता है बाय हिज ओन एम्प्लॉय पुष्यमित्र शुंग, है ना। और पुष्यमित्र शुंग कौन था, तो ही वाज एक्चुअली अ मिलिट्री ऑफिशियल और जनरल इनटू द आर्मी ऑफ बृहद्रथ। बृहद्रथ वाज द लास्ट किंग, और उसके बाद उसको निपटा दिया जाता है। अब क्यों निपटाता है, तो उसमें बहुत सारी थियरीज थी। डिक्लाइन ऑफ मौर्यस करके एक चैप्टर मैंने पिछले लिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। टाइटल वही है सर, है ना, डिक्लाइन ऑफ मौर्यस के पीछे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। खैर आगे चलते हैं। इनफैक्ट मौर्य के बाद कहानी क्या चलती है, भारत का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, फॉरेन इन्वेजन्स होते हैं, इंडो ग्रीक करके डायनेस्टी आएगी। इंडो ग्रीक में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा आता है मिनेंडर, है ना। तो ये मिनेंडर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिनेंडर भारत के अंदर राजा आएगा, और ये मिनेंडर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दूसरे नाम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ही एक्सेप्टेड बुद्धिज्म, है ना। तो उसको मिलिंद के रूप में पहचानते हैं, क्या कहते हैं, मिलिंद के रूप में पहचानते हैं सर, है ना। सो ही विल बी एक्चुअली कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर, और ये भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहा करते थे सर, ठीक है। उसके साथ साथ साउथ इंडिया में पंड्या चेरा डायनेस्टी दिख जाती है, जिनको हम लोग संगम पीरियड के अंदर जानते हैं सर, ठीक है। और सतवाहन डायनेस्टी दिखेगी। अब देखिए ये पीरियड कब है, 200 बीसी के आसपास का पीरियड है। मतलब जो शुंग डायनेस्टी विदिशा में रूल कर रही है, सतवाहन यहाँ पे रूल दक्कन के अंदर सर, ठीक है। उसके बाद जब फॉरेन इन्वेजन्स में और चेंज हुए, तो इंडो ग्रीक के बाद दूसरे आए थे शक डायनेस्टी सर, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया से आई हुई डायनेस्टी है। मूलतः से हमको पता चलता है कि ये भी नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर रहेंगे। इनकी एक ब्रांच गुजरात के अंदर स्थायी हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न क्षत्रप्स, है ना। तो मैंने आपको वेस्टर्न क्षत्रप्स के अंदर जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, और रुद्र दामन के बारे में हमने डिस्कशन किया था सर, ठीक है। तो 100 बीसी से लेके 200 सीई तक का पीरियड है, मतलब जीरो का इस साइड का पीरियड आ गया सर, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ बीसी है और यहाँ सीई है, तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी चर्चा करवा दी है कि बीसी और सीई के बीच में फर्क क्या होता है सर, ठीक है ना। क्योंकि बीसी है वो जीरो के इस साइड आता है, सीई जीरो के इस साइड आ जाता है, कॉमन एरा इस साइड आएगा, और बिफोर कॉमन एरा आपके जीरो के पहले के पीरियड के अंदर आपको दिख जाएगा सर, ठीक है। तो शक डायनेस्टी को बोला गया है ये सेंट्रल एशिया से आई हुई डायनेस्टी है सर, और ये भी पश्चिम भारत के अंदर रूल करेगी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसी पीरियड में आपको रोमन ट्रेड दिखेगा, है ना। और मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स इशू करवाए जाते हैं। ऐसे गोल्ड कॉइन्स तो इंडो ग्रीक्स इशू करते हैं, हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था। रोमन ट्रेड हमको कहाँ मिल जाता है, साउथ के अंदर। तो ये संगम एज हुआ करता था। ये संगम एज के अंदर हमने पुहार नाम की एक पोर्ट के बारे में पढ़ा था, जो कावेरीपट्टनम के रूप में पहचानता है। वहां पे हमको एविडेंसेस मिल जाएंगे सर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडो ग्रीक शक डायनेस्टी के बाद एक और डायनेस्टी आएगी, पार्थियंस, जो ईरान में रूल किया करते थे, और उनकी एक ब्रांच भारत में आगे स्थायी होती है। खैर उनके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, पर याद रखेगा कि फॉरेन डायनेस्टीज जो एक एक करके आती है, उसमें पार्थियन डायनेस्टी का भी आपको महत्व दिखेगा और इंपॉर्टेंस दिख जाएगी, है ना। हम रिविजन कर रहे हैं आज हम लोग खाली, क्योंकि ये चार्ट बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि ये चार्ट को आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको बहुत दिखेगी 600 बीसी से लेकर 600 सीई के बीच में से, ठीक है। ये पार्थियंस के जाने बाद आपको कुषाण करके डायनेस्टी दिखेगी, और कुषाण डायनेस्टी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई राजा है तो वो कनिष्क है ना। अब देखिए कनिष्क का इंपॉर्टेंस आपको बहुत दिख जाएगा, क्योंकि कनिष्क एक शासक के रूप में हम लोग जब देखते हैं, तो कनिष्क का कंट्रीब्यूशन आपको पता चलता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के रूप में है। तो ये बुद्ध का शिष्य था, और इसके गोल्ड कॉइन्स के ऊपर हमको बुद्ध की इमेजेस दिखती है। ये लोग बेसिकली वेस्ट एशिया से ही आने वाली एक ट्राइब थी। इनफैक्ट इनको यूची ट्राइब कहते थे ना। कुषाण को क्या कहते थे, यूची ट्राइब, है ना। याद रखेगा कि दे वर पार्ट ऑफ द यूची ट्राइब। और कहते हैं कि ये जो कनिष्क करके राजा आया, उसने ये जितने भी यूची समुदाय के छोटे मोटे राज्य थे
उन सबको इकट्ठा कर दिया, यूनिफिकेशन कर दिया सर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इनको याद रखते हैं, विल बी रिमेंबरिंग द केस ऑफ कनिष्क एज वेल। कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कराई सर, ठीक है। और इसी में से बुद्धिज्म में फिर महायान हीनयान चला गया है ना। तो ही वॉज अ डिवोट बुद्धा। इनफैक्ट उसने सिल्क रूट को कैप्चर किया था, जो सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता था यूरोप के साथ और चाइना के साथ ऑक्यूपेंसी उसकी रहती थी, जिसे आजकल चाइना वन बेल्ट वन रोड के रूप में प्रमोट करवा रहा है, ठीक है ना। दूसरा, कनिष्क के समय पे उसके कोर्ट में स्कॉलर्स रहा करते थे, यू विल फाइंड स्कॉलर्स, है ना। तो उसमें आपको अजीसिलस करके ग्रीक इंजीनियर दिखेगा। देन यू विल फाइंड चरक, जो एक डॉक्टर हुआ करते थे। तो चरक ने किताब लिखी थी चरक संहिता, यू माइट बी अवेयर अबाउट अ बुक एज वेल सर, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग कनिष्क को याद रखेंगे रिगार्डिंग द पॉइंट की उनके कोर्ट में ही अश्वघोष रहा करते थे। अश्वघोष ने बेसिकली किताब लिखी थी बुद्ध चरिता सर, ठीक है। देन यू विल फाइंड नाग स्कॉलर इन द नेम ऑफ वासुमित्र। वासुमित्र वॉज द वन जिन्होंने इनफैक्ट है ना 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था सर, ठीक है। पेशावर के अंदर उसका कैपिटल था और पेशावर के अंदर उसने एक स्तूप बनाया था जिसका नाम था पेशावर स्तूप, है ना। इनफैक्ट ये कनिष्क के समय पे हमको पता चलता है कि मथुरा के अंदर आर्किटेक्चर स्कूल की शुरुआत हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं मथुरा स्कूल, है ना। तो जैसे इंडो ग्रीक्स के समय पे गांधार स्कूल की शुरुआत होती है, आर्किटेक्चर के अंदर गांधार स्कूल की शुरुआत होगी, वैसे ही वी सी दैट इन द पीरियड ऑफ कनिष्क वी कम टू नो अबाउट द मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सर, ठीक है। इनफैक्ट सातवाहन के समय पे आपको अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर दिख जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर के अंदर कि व्हाट इज अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, व्हाट इज मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, व्हाट इज गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। बट उसको मैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ाने वाला हूँ, शायद तक हम लोग फाइन आर्ट के एनसीईआरटी को अभी डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में, तो उसके अंदर कवर करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट सर, ठीक है ना। इसके साथ साथ वी फाइंड कि भारत के अंदर इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस मिलते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड लैंड ग्रांट्स के सर, ठीक है ना। तो ये हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि द पीरियड बिटवीन 100 to 200 सीई तक आते आते सतवाहन डायनेस्टी और शक डायनेस्टी लैंड ग्रांट देने की शुरुआत करती है सर, ठीक है। उसमें सतवाहन के बारे में हमको गौतमीपुत्र सतकर्णी करके एक राजा दिखेगा सर, ठीक है ना। तो वी कम टू नो अबाउट द रूलर कॉल्ड एज गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहन डायनेस्टी, जो इनफैक्ट लैंड ग्रांट्स देने की बात करता है। तो आपको एक नासिक इंस्क्रिप्शन दिखेगा उनके समय पे। नासिक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द सातवाहन डायनेस्टी। नासिक के साथ साथ उनका कैपिटल हुआ करता था प्रतिष्ठान सर, है ना, या पैठन के रूप में हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। ये वो टाइम था जब सातवाहनाज अपना प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे थे साउथ के अंदर, और गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे प्रोमिनेंट रूलर आया। इनफैक्ट उसने डोनेशन दिया था रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जमीन के रूप में सर, है ना। तो लैंड का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है, हमने ये पीरियड के अंदर देखा था। और फ्यूडलिज्म की तरफ हम लोग चले गए थे। फ्यूडलिज्म के कंसेप्ट के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, अगर आपको याद होगा। आपको यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स कब मिलती है। तो यू शुड नो द पीरियड बिटवीन 100 to 200 सीई सर, है ना। 100 to 200 सीई का मतलब क्या होगा दोस्तों, ये पीरियड आ जाएगा सर, है ना। 0 से लेके यहाँ पे 100 आ गया सर, यहाँ पे हम लोग 100 कर देते हैं और यहाँ पे 200 कर देंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो पीरियड है, इसी पीरियड के अंदर आपको सातवाहन डायनेस्टी दिखेगी। इनफैक्ट आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी कौन सी थी, है ना। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग कोई डायनेस्टी थी, वो भी सातवाहन डायनेस्टी। करीबन 400 साल तक ये लोग पावर के ऊपर रहते हैं, अराउंड 350 to 400 ईयर्स, है ना। वो थोड़ा वेरिएशन रहेगा प्राचीन भारत के अंदर डेट्स का और टाइमलाइन का, क्योंकि उसमें कंसेप्चुअलाइजेशन करने में थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। खैर, बट आपको पॉइंट पता होना चाहिए सर, है ना। शक डायनेस्टी के द्वारा भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएगी, जो गुजरात की ब्रांच हुआ करती थी शक के अंदर सर, ठीक है। उसके बाद आपको गुप्ता रूल की शुरुआत दिखेगी। अब देखिए, गुप्तास को एक्चुअली एनसीईआरटी ने बहुत कम दिया हुआ है। गुप्ता में 3-4 राजा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त वन इंपॉर्टेंट है, ही इज द फाउंडर ऑफ दी गुप्ता डायनेस्टी, और इनकी शादी होती है कुमार देवी के साथ, है ना, याद रखेगा सर, ठीक है। अब कुमार देवी कौन थी? कुमार देवी वॉज द लिच्छावी प्रिंसेस, है ना। तो लिच्छावी वंश की रानी हुआ करती है। लिच्छावी राजपूत थे। एक्चुअली गुप्ता को लेके भारतीय इतिहास के अंदर अलग अलग प्रकार के मत ममांतर है, अलग अलग ओपिनियंस है। एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये लोग क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, और प्राचीन भारत के तहत ये ऐसी मान्यता है कि भाई राजा क्षत्रिय होना चाहिए, तो उसका राज बहुत ही मजबूत होता है, बलवान होता है। तो गुप्तास का नॉन क्षत्रिय होना या बेसिकली क्षत्रिय कुल के साथ ना रिलेट करना, ये काफ़ी हम लोग को पता चलता है कि एक जटिल टास्क था अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। तो चंद्रगुप्त वन जो थे वो मूलतः से क्या करते हैं, कुमार देवी के साथ शादी करेंगे, और फिर उनका संतान जब आएगा उसका नाम था समुद्रगुप्त सर, है ना। तो यू विल फाइंड समुद्रगुप्त करके राजा आता है, समुद्रगुप्त। ये जो समुद्रगुप्त था, ये इनफैक्ट है ना अपने आप को क्षत्रिय कुल के साथ ज़्यादा लिंकअप कर पाएगा।
इनफैक्ट लिच्छावी मतलब इनके मदर की फैमिली के, इनके मामा लोग थे, इनके ननिहाल के लोग थे, ये अपने आप को इसको कहते थे कि ये हमारा लिच्छावी दोहित्र है सर। क्या है ये? लिच्छावी दोहित्र है। लिच्छावी दोहित्र का मतलब क्या है कि हमारा पोता है और ये लिच्छावी कुल से जुड़ा हुआ पोता है सर, ठीक है ना। सो दे विल कॉल दैट समुद्रगुप्त इज अ लिच्छावी दोहित्र फॉर अस, है ना। तो आपको पूछा जा सकता है कि गुप्ता की शुरुआत कैसे हुई और इसमें बेसिकली कहाँ की कहानी है। तो आपको बेसिकली बहुत सारे लिटरेचर के अंदर एविडेंसेस मिलेंगे जहाँ इनकी स्टोरी है। और समुद्रगुप्त को हमने याद किया था प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो अगर आप याद करोगे तो वो लिखी गई थी फ्रॉम द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त एंड इट वाज कंपाइल्ड बाय हरिसेन। हरिसेन यूज्ड टू बी द कोर्ट पोएट, है ना। उसके सिवाय आप समझने की कोशिश करिएगा समुद्रगुप्त के साथ साथ गुप्ता डायनेस्टी के अंदर ही ये समुद्रगुप्त की कहानी है। उसके बाद आपको चंद्रगुप्त टू दिख जाएंगे सर, ठीक है। चंद्रगुप्त टू का जो पीरियड है वो 375 से लेके 415 तक का पीरियड है। और इन्होंने वाकाटकास के साथ अपने रिलेशंस बनाए थे सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही अपनी डॉटर प्रभावती गुप्ता को यहाँ पे वाकाटका के साथ शादी के अंदर इनफैक्ट मैट्रिमोनियल अलायंसेस के तहत वहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे रिलेशंस। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो वी सी द प्रभावती गुप्ता वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट प्रभावती गुप्ता के हमने कल के क्लास के अंदर या पिछले क्लास के अंदर लैंड ग्रांट्स के एग्जाम्पल देखे थे सर, है ना। तो वी हैड सीन द लैंड ग्रांट एग्जाम्पल कि प्रभावती गुप्ता एक विलेज को गिफ्ट करती है समवेयर इन दी नागपुर विदर्भ रीजन टू अ ब्राह्मण, है ना। तो एक ब्राह्मण को ये गिफ्ट किया जाता है और उसने बेसिकली ये जो इंस्क्रिप्शन दिया था, ये इंस्क्रिप्शन के अंदर प्रभावती गुप्ता ने कैटेगरिकली अपने ऑफिशियल्स को कहा था कि आप यहाँ से पैसे मत कलेक्ट करिएगा। यहाँ के जो संत हैं, मतलब यहाँ के जो क्या कह सकते हैं कि जो टीचर है जिनको मैंने ये गिफ्ट दिया है वहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट नहीं होंगे, उसको ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो विलेज को चलाने का अधिकार उनके पास ही होना चाहिए सर, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ से दिखेगी। एक्चुअली वाकाटकास आर नोन फॉर द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब प्राचीन भारत की जितनी भी पुरानी सभ्यता है जो नॉर्थ से लेके साउथ तक कनेक्टेड है ना, ऑल द सिविलाइजेशंस दैट आर कनेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, उसमें दक्खन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहले सातवाहन डायनेस्टी दक्खन में आई, दक्खन के अंदर फिर वाकाटका डायनेस्टी है जिन्होंने अजंता की बहुत सारी गुफाओं का निर्माण कराया था सर, ठीक है। और ये शिवजी के वंश हुआ कर, मतलब ये शिवजी के भक्त हुआ करते थे सर, ठीक है। वाकाटकास वर ऑलवेज द आई वुड से द वर्शिपर्स ऑफ शिवा। और चंद्रगुप्त टू और बाकी सारे जो ये लोग थे वो विष्णु को वर्शिप किया करते थे सर, ठीक है ना। इनफैक्ट आपको पता चलेगा कि इसने केव बनाई है चंद्रगुप्त टू ने। एमपी के अंदर आपको एक गुफा दिखेगी जिसका नाम है उदयगिरी की गुफा सर, ठीक है ना। ये जो उदयगिरी की गुफा है उसमें विष्णु जी की एक पूरी मूर्ति दिखेगी सर, है ना। तो आपको विष्णु विथ भूदेवी ऑन हिज हैंड, है ना। तो पृथ्वी आपको उनके हाथ के ऊपर दिख जाती है। बहुत इंटरेस्टिंगली और कैटेगरिकली बनाई गई है। कभी समय मिले तो देखेगा, यू विल एंजॉय दैट होल आर्किटेक्चर पीस एज वेल। खैर, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चंद्रगुप्त टू थे जिन्होंने पूरा साम्राज्य विस्तरण किया था एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इन एंशिएंट इंडिया बनाए थे आफ्टर अशोक। अशोक के बाद दो राजाओं को हम लोग याद करते हैं कि भाई जिनका साम्राज्य बहुत बड़ा बना था, मतलब क्वाइट ह्यूज एरिया हम लोग इसके अंदर से कंसिडर करेंगे। उसमें एक तो चंद्रगुप्त टू दिख जाएंगे एंड यू विल फाइंड समुद्रगुप्त दिख जाएंगे सर, है ना। उसमें समुद्रगुप्त ने तो बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने का फाउंडेशन रखा था, चंद्रगुप्त टू एक्सपांड करते हैं। चंद्रगुप्त टू के समय पे गुप्ता एम्पायर मतलब गुजरात बिकेम पार्ट ऑफ द गुप्ता एम्पायर सर, ठीक है। एंड वी फाइंड कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल कंट्रोल था काफी अच्छी तरह से लोग एस्टेब्लिश कर पाएंगे सर, ठीक है। और यहाँ की जो शक डायनेस्टी थी गुजरात के अंदर, जो बची हुई शक की एक ब्रांच हुआ करती थी, उसको चंद्रगुप्त टू निपटा देते और अपने आप को टाइटल देते सकारी का टाइटल सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड चंद्रगुप्त टू विल बी अज्यूमिंग द रोल ऑफ सकारी। सकारी का मतलब है कि द डिस्ट्रॉयर ऑफ द शक डायनेस्टी सर, ठीक है। इनफैक्ट इनके समय पे आपको एक मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन दिखेगा। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन पता है कि नहीं पता, है ना। तो दिल्ली के अंदर आपने नाम सुना होगा मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर आपको चंद्रगुप्त टू का नाम लिखा गया है या राजा चंद्र का मेंशन किया गया है। अब ये जो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है इसकी खासियत क्या है कि ये लोहे के सरिये से बना हुआ है और ये लोहा इतना भारी है, इसके ऊपर जंग नहीं रखा है, इसके ऊपर रस्टिंग नहीं हुआ है। तो लोग कहते हैं कि गुप्ता एज के समय पे मेटलर्जी का डेवलपमेंट काफी बड़ी मात्रा में हुआ था, है ना। सो हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन, आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि व्हेन वी सी द मॉन्यूमेंट इज नॉट बीइंग रस्टेड, अगर कोई भी मॉन्यूमेंट के अंदर रस्टिंग नहीं होता है तो ये चीज दर्शाता है कि भाई गुप्त डायनेस्टी के समय पे इनफैक्ट ये नॉन रस्टिंग
सिग्निफाई करता है कि इनके पास मेटलर्जी का डेवलपमेंट हुआ था। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण किया था जो बेसिकली लोहे के ऊपर जंग ना लगवाए सर, ठीक है ना। तो ये मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है, बहुत फेमस है, चंद्रगुप्त टू के समय से आपको दिख जाएगा। इसका नाम वहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा गया है, राजा चंद्र लिखा है, पर हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये वही था सर, ठीक है। चंद्रगुप्त टू के समय पे ही याद रखेगा कि फाहियान करके एक फॉरेन ट्रैवलर भारत के अंदर आएगा सर, ठीक है। लिच्छवी दूहित्रा किसके लिए यूज किया गया है? समुद्रगुप्त के लिए। खैर, फाहियान करके एक ट्रैवलर आएगा चाइना से सर, है ना। आपने फाहियान का नाम सुना होगा। फाहियान विल बी कमिंग टू इंडिया इन फैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड फाहियान विल बी विजिटिंग इंडिया फॉर ब्रीफ ईयर्स। अपने खुद गिने चुने सालों का अनुभव शेयर करेगा। उसमें एक चीज याद रखेगा कि फाहियान विल नेवर राइट द नेम ऑफ किंग। फाहियान भारत में आया, पाटलिपुत्र में आया, नालंदा गया, और भी बुद्धा के रिलेटेड जो भी साइट्स थी उन सब के ऊपर जाता है, बट ही विल नेवर मेंशन द नेम ऑफ चंद्रगुप्त टू। बट फाहियान बताता है कि भारत में प्रॉस्पेरिटी है, सोसाइटी अच्छी चल रही है, लोग घर में ताला नहीं मार रहे हैं सर, है ना, लोग नॉनवेज कम खा रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन मतलब दारू वारू नहीं पीते हैं सर, ठीक है ना। तो इन सब के पॉइंट्स के ऊपर फाहियान बताने की कोशिश करेगा और उसके हिस्ट्रिकल नॉलेज बताता है सर, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त टू का पीरियड आपको यहाँ से दिख जाता है। चंद्रगुप्त टू के बाद व्हाट डू वी सी कि गुप्ता डायनेस्टी अब धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। अब देखिए होता क्या है, यहाँ तो 415 तक का पीरियड दिया गया है, पर आप गुप्ता डायनेस्टी के अंदर ओवरऑल समझने की कोशिश करिएगा ना, व्हेन यू विल सी द गुप्ता 320 से लेके 550 तक, है ना। तो गुप्ता को हम लोग जब देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग खाली रिवीजन देख रहे हैं, क्विक रिवीजन देख रहे हैं टेबल के थ्रू, और एनसीईआरटी में कुछ कुछ कंसेप्ट भी बाकी रह गए, उसको भी करवा रहा हूँ सर, ठीक है ना। तो कहानी ये चलती है कि गुप्ता के अंदर आपको पूरा टाइमलाइन पता होनी चाहिए कि क्या हो रहा है सर, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि इसकी फाउंडेशन तो चंद्रगुप्त वन के समय से होगी। इनफैक्ट इसके पहले भी दो राजा आपको दिख जाएंगे, श्रीगुप्त दिख जाएंगे और घटोत्कच गुप्त दिखेंगे, है ना। घटोत्कच गुप्त दिख जाएंगे। एक्चुअली श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त आर मेंशन इन द लिटरेचर, बट दे आर नॉट मच ऑफ इंपॉर्टेंस। इसके लिए इसको रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के रूप में चंद्रगुप्त वन को पहचानते हैं सर, है ना, जिनकी शुरुआत 320 सीई के आसपास से होगी सर। अब देखिए चंद्रगुप्त वन आए, चंद्रगुप्त टू के बाद समुद्रगुप्त करके राजा है, समुद्रगुप्त के बाद वी सी चंद्रगुप्त टू विल कम टू पावर। उसके बाद वी फाइंड स्कंदगुप्त करके या कुमारगुप्त करके राजा दिखेंगे सर, है ना। तो यू विल फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग और कुमारगुप्त, और उसके बाद हमको पता चलता है स्कंदगुप्त करके राजा दिखेंगे सर, ठीक है। अब इन सब को हम लोग देखते हैं कि ये 5 किंग है जो गुप्ता डायनेस्टी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा दिख जाएंगे सर, है ना। कुमारगुप्त के समय पे हमको पता चलता है कि नालंदा की फाउंडेशन की गई है। द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एक्चुअली एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, है ना। और इन्होंने ही इनफैक्ट धीरे 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 नालंदा का ग्रोथ करवाया था। होता यह है कि कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त तक आते आते वी फाइंड कि भारत में इन दोनों के समय पे विदेशी आक्रमण होने की शुरुआत हो जाएगी सर, है ना। फॉरेन इन्वेजन्स होने की शुरुआत होती है, और ये फॉरेन इन्वेजन्स कौन करता है, याद रखेगा कि एक डायनेस्टी आएगी जिसका नाम है हुन डायनेस्टी, है ना। तो हुन विल बी इन्वेस्टिंग और दे विल बी इन्वेडिंग ओवर इंडिया सर, है ना। तो ऐसा कहा गया है कि ये जब गुप्ता डायनेस्टी पाटलिपुत्र में रूल कर रहे थे, व्हेन दे वर रूलिंग इन पाटलिपुत्र एंड मगध रीजन एंड दे हैड द कंट्रोल ऑफ दिस रीजन, तो उस टाइम पे हुन लोगों ने आक्रमण कर दिया, और हुन लोगों के आक्रमण के कारण गुप्ता बहुत कमजोर हो गए, है ना। दे बिकेम वेरी वीक। इनफैक्ट ये वो टाइम है जब यहाँ पे रीजनल किंगडम्स बनने की शुरुआत हो रही थी, और वी फाइंड कि छोटे मोटे जो गुप्ता के अंदर आने वाले जो सामंती राजा है, फ्यूडल लॉर्ड्स है, वो भी काफी मजबूत हो गए थे। तो इसी के कारण क्या हुआ कि 550 तक आते आते बाय 550 सीई वी फाइंड द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज विल टेक प्लेस, है ना। तो गुप्ता की डिक्लाइन के पीछे लंबी कहानी है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, बट आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या डेवलपमेंट किस तरह से होने की शुरुआत होती है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज भारत के इतिहास के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव हुआ, काफी बड़ा बदलाव होने की शुरुआत होती है। ये जो प्रभाव और बदलाव हमको दिखेगा वो पूरे भारत को डिसइंटीग्रेट करेगा, क्योंकि गुप्ताज ने बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया था। उसी को ही यहाँ पे इनफैक्ट लिखा गया है, द पीरियड बिटवीन 500 to 600 एंड 606 से लेके 647 तक का पीरियड, है ना। तो 500 से लेके 600 तक का और 606 से लेके 647 तक का पीरियड यहाँ पे बोला गया है। होता क्या है कि गुप्ता का डिक्लाइन हुआ ना 550 तक आते आते, उस समय तक भारत पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट होने का मतलब यह है कि इंडिया में लोकल डायनेस्टीज बनने की शुरुआत होती है। अब लोकल के अंतर्गत आपको एक डायनेस्टी यहाँ पे दिखेगी जिसे हम लोग कहते हैं चालुक्य डायनेस्टी, है ना। तो ये जो चालुक्य डायनेस्टी ये साउथ के अंदर पावर के ऊपर आएगी। जब ये चार्ट को पढ़ेगा तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक राजा आएगा पुलकेशिन। ये पुलकेशिन 1 करके राजा आएगा, उसके बाद पुलकेशिन 2 करके राजा दिखेगा। ये पुलकेशिन 2 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग हो जाएगा साउथ इंडिया के चालुक्य डायनेस्टी के अंदर। और ये लोग रूल किया करते थे फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज वाटापी, है ना।
तो वाटापी करके जगह पता होनी चाहिए, यू शुड नो अ प्लेस कॉल्ड एज बादामी और वाटापी सर, ठीक है। तो इन दोनों का इंपॉर्टेंस आपको मैपिंग के अंदर पूछा देगा कि भाई इसका इंपॉर्टेंस बता दीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पल्लव डायनेस्टी दिख जाएगी, जो कांची के अंदर रूल किया करते थे सर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट दिखेगी। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है ना, पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है, ये पोस्ट गुप्ता पीरियड आपको पता होना चाहिए सर, है ना। और अराउंड 600 तक का जो पीरियड है, ये 600 के पीरियड में आपको इस प्रकार की राज्य व्यवस्था दिखती है, जहाँ छोटी छोटी डायनेस्टीज भारत के अलग अलग रीजन्स में रूल कर रही थी। इसी में ही आज का कन्नौज वाला जो रीजन है, कन्नौज समझ में आता है यूपी के अंदर सर, ठीक है। तो इन द रीजन ऑफ कन्नौज विल फाइंड हर्षवर्धन विल कम टू पावर, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग इन एंशिएंट इंडिया जो पोस्ट गुप्ता के अंदर है वो हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन के बारे में हमको इनफैक्ट 2-3 किताबों के द्वारा पता चलता है। एक तो किताब थी हर्षचरिता सर, है ना। तो हर्षचरिता करके किताब थी जो इसके ऑथर के द्वारा, ये इसके कोट के द्वारा लिखी गई थी, बाण भट्ट के द्वारा सर, ठीक है। तो बाण भट्ट इनफैक्ट अपने राजा के बारे में बताता है। वी ऑल्सो फाइंड अ बुक कॉल्ड एज रत्नावली, आपको रत्नावली करके की बुक दिखेगी सर, है ना। आपको प्रियदर्शिका करके एक बुक दिख जाएगी सर, है ना। आपको नागनंद जैसी किताबें दिख जाएगी सर, है ना। तो ये वैसी किताबें थी जो हर्षवर्धन के बारे में बताती है। एक्चुअली ये तीनों की तीनों किताब हर्षवर्धन ने खुद ने लिखी थी। तो राजा खुद बुक इश्यू कर रहा था सर, है ना। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर वी फाइंड ऑथर्स एंड द किंग्स आर आल्सो इशूइंग द बुक्स, अपने खुद के नाम की बुक्स लिख रहे थे। राजा की लिटरेचर के अंदर काफी इंटरेस्ट थी, ये भी पता चलेगा हमको सर, ठीक है। हर्षवर्धन का फिर इसके साथ लड़ाई हो जाती है पुलकेशिन II के साथ, है ना। तो हर्षवर्धन विल बी फाइटिंग बैटल विद पुलकेशिन II एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम व्हाट डू वी सी कि हर्षवर्धन का फिर डिक्लाइन हो जाएगा सर, ठीक है। तो वी सी दैट अराउंड 647 CE, 606 से लेके 647 तक हर्षवर्धन विल बी रूलिंग ओवर कन्नौज, और उसके बाद उसका डिक्लाइन हो गया। तो वी सी के कन्नौज के अंदर हर्षा के डिक्लाइन के बाद भारत के अंदर ग्रामीण व्यवस्था बदल जाएगी, अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, ऐसी बहुत सारी प्रभाव आपको दिख जाएगी। इनफैक्ट हर्ष तक आते आते भारत का जो विलेज लाइफस्टाइल था वो भी बदल जाता है। ये भी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती रहेगी सर, ठीक है ना। तो ऐसी 3-4 डायनेस्टीज है, इसमें आपको आइडिया रहना चाहिए कि हर्ष में सबसे बड़ा सोर्स जो है वो चाइनीज ट्रैवलर है ह्यूएन सांग का सर, है ना। तो ह्यूएन सांग एक्चुअली वाज अ कंटेम्पररी टू हर्षवर्धन, और ह्यूएन सांग ने जब भारत आया तो उसने किताब लिखी थी सी यू की। सो अंडर दिस बुक सी यू की ह्यूएन सांग हैड एक्चुअली मेंशन्ड अबाउट हाउ द लाइफस्टाइल ऑफ हर्षवर्धन वाज कैरीड अपॉन, है ना। तो वो बताता है कि कन्नौज के अंदर एक असेंबली होती है, वो बताता है कि प्रयाग के अंदर एक असेंबली होती है, मीटिंग होती है। ये असेंबली मीटिंग के तहत राजा ने अपनी चैरिटी डोनेशंस के बारे में बात की है, मल्टीपल डेवलपमेंट्स को भी वो हाईलाइट करवाएगा सर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कन्नौज के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई इस पीरियड के समय पे। मैं आपको खाली एनसीईआरटी से बता रहा हूँ एक्सट्रैक्ट करके सर, ठीक है। सो बिटवीन द पीरियड 600 देयर वाज अ लाइस ऑफ चालुक्यस इन द नॉर्थ कर्नाटका, दे विल बी रूलिंग एट अ प्लेस कॉल्ड एज बादामी, याद रखेगा, बादामी या वाटापी, बोथ आर सेम ओनली सर, ठीक है। एंड ऑफ द पल्लवास इन तमिलनाडु, पल्लव डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती है, कांची के अंदर रूल करती है। इनफैक्ट कांची के साथ साथ इनका एक और कैपिटल था, या मैं कहूँगा कल्चरल प्लेस था, वो था महाबलीपुरम। एंड यू माइट बी अवेयर अबाउट महाबलीपुरम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिस्ट्री, क्योंकि इसकी स्थापना आपको मामल्ला करके राजा बेसिकली नरसिंह वर्मन के द्वारा मिल जाएगी। और महाबलीपुरम के अंदर आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती है सर। तो कभी बाद में बात करेंगे फुर्सत से। बाय द वे धौलावीरा को अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। तो रमप्पा टेम्पल आया, अभी धौलावीरा हो गया सर, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव डेज में इंडिया सुपर 40 के क्लब में चला गया है ना। तो कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको लेके क्या क्या इश्यूज फेस ऑन कर रहे हैं। आज की तारीख में जो यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता हुई साइट्स है उनका तो काफ़ी हम लोग कहेंगे कंजर्वेशन हो रहा है, बट देयर आर सर्टेन साइट्स विच आर वेरी ओल्ड एंड विच नीड्स सम काइंड ऑफ लुकिंग फॉर देम, है ना। तो उसके ट्रीटमेंट, उसको मेंटेन करना, उसको कंजर्व करने की आवश्यकता है। तो खैर बहुत लंबी कहानी है, पर हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर आपको पता चलनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चलती है सर। उसी के बाद हर्षवर्धन करके राजा आया सर, जो बेसिकली कन्नौज के ऊपर आया। अब बेसिकली आप समझने की कोशिश करिए, गुप्त पीरियड तक भारत का कैपिटल जो था वो था आपका पाटलिपुत्र सर, है ना। तो आपको पूछेगा कि भारत में जब इनफैक्ट पाटलिपुत्र से कन्नौज में किसने शिफ्ट करवाया था सर, ठीक है। तो हर्षवर्धन ने कराया था। अब ऐसा क्यों था कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो एक्चुअली हर्षवर्धन जो था ना वो पहले थानेसर में रूल किया करता था, उसकी जो फैमिली थी। थानेसर इज अ प्लेस इन हरियाणा। पिछले साल प्रीलिम्स के अंदर प्रश्न आ चुका है कि थानेसर को मैच द फॉलोइंग करिए, है ना। एक जगह आई थी भिलसा, भिलसा मतलब विदिशा सर, ठीक है ना। वो आपकी एमपी की जगह थी। तो ऐसे द्वार समुद्र नीचे आपको होयसाल डायनेस्टी के अंदर दिख जाएंगे, हालेबीड के रूप में कर्नाटका के अंदर, है ना। तो ये वाटापी या बादामी आपको मैच द फॉलोइंग पूछता है ना। तो रीजनल कैपिटल
कैपिटल्स पूछता है, कल्चरल प्लेसेस पूछता है। इसके लिए ये खाली मैं आपको मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुए हैं उसके ऊपर खाली क्रोनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है ना। आपको इसके ऊपर सिर्फ पीवाईक्यू करवाऊंगा, आपको एक आध सेशन रहने दो। एक आध सेशन के बाद आई विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस क्वेश्चंस एज वेल, कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए और उसको कैसे डील करना है। खैर, अब कहानी क्या है कि हर्षवर्धन यहाँ कन्नौज के ऊपर शासक बना और उसकी जानकारी हमको ह्यूएन बताता है सर, है ना। ह्यूएन कौन था? चाइना से आया हुआ एक ट्रैवलर था और पूरे भारत में घूमता है, मतलब जितना भारत आपने नहीं घूमा उससे ज़्यादा भारत उसने देखा है। इनफैक्ट ह्यूएन सांग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं इन इस बुक कॉल्ड सी यू की। तो देयर इज अ बुक दैट इज रिटन बाय हिम, सी यू की, माय एक्सपीरियंसेस इन द वेस्ट, है ना, कि भाई पश्चिम के अंदर मेरे अनुभव कैसे रहे हैं, किस तरह से व्यापार और कैसे कैसे लोग रहे थे। तो ह्यूएन सांग एक्चुअली भारत में हर जगह पे जाएगा। ह्यूएन सांग विल बी विजिटिंग द नॉर्थ इंडिया, कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा एंड ऑल दिस प्लेसेस। देन विल बी कमिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट में आसाम में चला गया। आसाम के अंदर याद रखेगा he met a king called as भास्कर वर्मन was a ruler of Assam. Then वो गौड़ प्रदेश में गया, गौड़ प्रदेश में मतलब आज का बंगाल वाले रीजन में भी चक्कर मार के आया। Then he came to सेंट्रल इंडिया, मालवा के अंदर आया, फिर वहाँ से गुजरात में आ गया सर, है ना। गुजरात में he'll be visiting a place called as वडनगर। वडनगर वही हमारे प्राइम मिनिस्टर का नेटिव है सर, ठीक है। उसके बाद वो वल्लभी के बारे में भी जानकारी देता है। वल्लभी वॉज अ यूनिवर्सिटी दैट वॉज एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड ओनली, बट वी आर नॉट श्योर कि वो विजिट किया था कि नहीं किया था। Over a period of time, Hyun Sang will be coming down in the southern part of the country and he'll be visiting the capital of Badami of the Chalukyas. वो चालुक्यस के कैपिटल में भी जाएगा और आखिर के अंदर पुलकेशिन के बारे में बताता है। देन ही केम टू कांची एंड महाबलीपुरम सर, ठीक है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सी प्लेसेस ह्यूएन सांग ने विजिट की थी। दूसरा, ह्यूएन सांग के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं भारत के अंदर, है ना। तो ह्यूएन सांग के बहुत गजब प्रकार के एक्सपीरियंसेस थे, काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंसेस। जहाँ जहाँ पे वो बड़े राजा के छत्र छाया में जीता था वहाँ उसको पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं कि पेट्रोनेट थी, उसको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई चिंता नहीं हो रही थी। बट कुछ कुछ विस्तार में बेचारा अकेला घूमने की शुरुआत करता है। ही ट्राई टू रोम अराउंड, है ना। तो जंगल का विस्तार है तो लूट लिया गया बेचारों को सर, ठीक है। सो ही मेंशन इस बुक कि भाई भारत के रास्ते थोड़े सेफ नहीं है, मुझे 2-3 दफ़ा काफ़ी लोगों ने रास्ते में ट्रैप करके लूट दिया सर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कहानी दिखेगी आपको ह्यूएन सांग को लेके, तो जिसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिएगा कि हर्षवर्धन का डिक्लाइन 647 में हुआ। ही गॉट डिफीटेड एट द हैंड्स ऑफ पुलकेशिन II, है ना। तो ये जो चालुक्य डायनेस्टी का राजा है पुलकेशिन II, वही हर्षवर्धन को हरा देगा। नर्मदा नदी के किनारे के ऊपर इनफैक्ट ये लड़ाई होती है एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी सी दैट एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा। यही वैक्यूम के कारण वी सी के द पीरियड फ्रॉम 700 ऑनवर्ड्स, है ना, भारत के अंदर जो 700 ऑनवर्ड्स का पीरियड है वो अर्ली मीडिवल पीरियड की शुरुआत हो जाएगी। और यही अर्ली मीडिवल पीरियड को इनफैक्ट जब हम लोग इतिहास के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो वी कम टू नो कि 3 डायनेस्टीज ऐसी थी जो यहाँ पे फाइट कर रही है तो कंट्रोल पॉलिटिकल कन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज सर, है ना। क्योंकि कन्नौज वाज द लास्ट पावर सेंटर। अभी मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन ने कन्नौज में कैपिटल शिफ्ट करवाया था बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल रीजंस एंड द कंपल्शंस जो उसकी फैमिली के अंदर आई थी। कन्नौज एक्चुअली उसके जमाई या मैं कहूँगा कि उसके साले साहब का घर था सर, है ना, या बहनोई का घर था। साले साहब का, हम उसके बहनोई जीजाजी का घर हुआ करता था। तो कन्नौज में आपको गृहवर्मन करके राजा देखेंगे और वहाँ पे आपकी हर्षवर्धन की सिस्टर की मैरिज कराई गई थी। बट फिर कन्नौज के ऊपर आक्रमण हुआ, हर्षवर्धन को बचाने के लिए आना पड़ा। खैर, तो ये सब कंडीशंस में आपकी कन्नौज की स्टोरी दिखती है। कन्नौज को फिर 700 ऑनवर्ड्स लोग फाइट करेंगे, है ना। तो 3 डायनेस्टीज कन्नौज के लिए फाइट कर रही है। तो एक डायनेस्टी आपको गुजरात से लेके मारवा वाले रीजन के अंदर दिखेंगी जिसे हम लोग कहते हैं गुर्जर प्रतिहार सर, ठीक है। उसके बाद आपको एक डायनेस्टी दक्कन के अंदर दिखेंगी जिसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो यू माइट बी अवेयर अबाउट द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो दक्कन में आती है, जिसने इलोरा की गुफाएं बनाई थी। और एक डायनेस्टी थी जो यहाँ बंगाल में रूल कर रही थी, पाल डायनेस्टी, है ना। तो ये तीनों की तीनों डायनेस्टीज यहाँ पे कन्नौज को कैप्चर करने के लिए फाइट करती है और इसी को कहते हैं द ट्राइपार्टिट स्ट्रगल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के ऊपर 3 शासकों ने आक्रमण किया। कभी चर्चा करेंगे, आप मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आएगा कि कन्नौज का इंपॉर्टेंस क्या था हिस्ट्री के अंदर एंड वाई कन्नौज वॉज सो मच रेलेवेंट फॉर दी 3 डायनेस्टीज दैट दे वांटेड टू कंट्रोल, है ना। तो 750 तक आते आते बाय द पीरियड ऑफ 750 750 तक आते आते वीसी के कन्नौज का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। ये तीनों की तीनों डायनेस्टीज फाइट कर रही है कन्नौज को लेके। ये अर्ली मिडिवल इंडिया का पीरियड है, बट इसी पीरियड के अंदर हमको पता चलेगा कि आज का जो सिंध वाला एरिया है यहाँ पे अरबों की एंट्री हो जाती है। तो इसी को ही कहते हैं अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ठीक है। और ये जो अरब इन्वेजन था इनफैक्ट एक आपको जनरल दिखेगा जो इनफैक्ट खलीफ के द्वारा भेजा गया था, मोहम्मद बिन कासिम सर, है ना।
तो इस्लाम के अंदर आपको एक खलीफेट सिस्टम दिखती है। दिस इज जस्ट द पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। और प्रॉफेट मोहम्मद के मृत्यु के बाद इनफैक्ट है ना, इस्लाम का जो पॉलिटिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस था वो खलीफों के द्वारा चलाने की शुरुआत हो जाती है। तो एट दैट टाइम उमैयद खलीफेट की जब स्थापना की गई थी, तब उसके एक सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम, उसको भारत में भेजा जाता है कि तुम जाके सिंध वाले रीजन और इंडिया के अंदर कैप्चर करिए सर, है ना, पावर को। तो तब हमको पता चला कि यहाँ सिंध के ऊपर उसने आक्रमण किया और सिंध का जो स्थानिक राजा था, राजा दाहिर, वो दाहिर को डिफीट करता है सर, ठीक है। तो 712 के अंदर ये घटना बनती है। वी विल सी दिस इवेंट विल टेक प्लेस इन 712 सी। और 712 में जब ये घटना बनी, उसी के बाद भारत के अंदर अर्ली मीडिवल पीरियड की शुरुआत हो जाएगी सर, ठीक है। तो वी विल सी के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अर्ली मीडिवल इंडिया, और भारतीय इतिहास पूरी तरह से बदल जाएगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो 712 तक आते आते भारत के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत सारे कल्चरल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस है और इकोनॉमिक चेंजेस है, और वहाँ से मिडिवल या अर्ली मिडिवल फेज की शुरुआत होगी। इसको हम लोग आगे की क्लास के अंदर एनसीईआरटी में करेंगे। स्टैंडर्ड 12th की जो किताब है ना, थीम्स इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 सर, है ना, उसके ऊपर चर्चा में लेंगे सर, है ना, पार्ट 2 के अंदर। ओके, ये पार्ट 1 के अंदर नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ से मिडिवल इंडिया, अर्ली मिडिवल की शुरुआत हो जाती है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो अरब इन्वेजन ऑफ सिंध हुआ है, और सिंध को जब इन्होंने कैप्चर किया और यहाँ का जो राजा था दाहिर, उसको पराजित करता है सर, ठीक है। यहाँ पे हमको जानकारी मिलेगी एक किताब के द्वारा जिसका नाम है चाचनामा सर, ठीक है। प्लीज रिमेंबर द नेम चाचनामा। ओके, सो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें ये जो सिंध के राजा थे दाहिर, इसकी पूरी कहानी आपको यहाँ पे मिलेगी, और भारतीय इतिहास के अंदर हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं सर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको ये चैप्टर के अंदर से मिलती है। ये चैप्टर के अंदर टाइमलाइन को बढ़ाने का इंटेंशन ये था कि ये चैप्टर में सबसे लास्ट में टाइमलाइन दी गई है। ये टाइमलाइन एक्चुअली मैंने पहले क्लास में भी पढ़ाई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी बेस पढ़ा रहा था। आई थॉट कि एक बार पूरे चैप्टर खत्म होने दो, फिर टाइमलाइन अप्रोच के साथ आपका रिवीजन करवा दूंगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बन जाएंगे। इनफैक्ट ये जो टाइमलाइन अप्रोच में डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर हर्षवर्धन के बारे में, या अभी के क्लास के अंदर हर्षवर्धन के बारे में बताया सर, ठीक है। ये जो हर्षवर्धन की जो कहानी है वो उस टाइम पे हमको बाण भट्ट के द्वारा लिखी हुई मिल जाएगी सर, ठीक है। तो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर देते हैं। एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया गया है, मैंने पिछले क्लास के अंदर वो बॉक्स नहीं पढ़ाया था, सो आई फील दैट कि वो बॉक्स को पढ़ा देता हूँ, सो हम लोग उसको अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे, और जो टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ था वो टाउन्स के डेवलपमेंट के साथ भी उसको जोड़ पाते हैं सर, ठीक है ना। सो लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट कि इसकी कहानी क्या है और लाइफ इन अ स्मॉल विलेज की कहानी कैसे बोली गई है सर, ठीक है ना। सो द हर्षचरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। दिस वाज रिटन बाय कोर्ट पोएट बाण भट्ट, मैंने आपको बताया, समवेयर इन द 7th century सी, मैंने आपको बताया ना, 606 से लेके 647 सी तक आपके यहाँ पे ये रूल कर रहा है। अब देखिए यहाँ मैच द फॉलोइंग से अंदर से क्वेश्चन आएगा कि हर्षचरिता किसने लिखी थी, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आपको पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए सर, ठीक है। This is an excerpt from the text, an extremely rare representation of a life of settlement on the outskirts of the forest in the Vindhyas. विंध्या की पहाड़ियों के अंदर जंगल में रहने वाले कुछ लोग थे, इन्होंने अपने साहित्य को आइडेंटिफाई किया था, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था सर, ठीक है। The outskirts being the most part of the forest, many parcels of the rice land, threshing ground and arable land were being appropriated by the small farmers. It was mainly spade culture, है ना। तो वहाँ पे जो खेती होती थी उसकी बात की गई है। Owing to the difficulty of the ploughing the sparsely scattered fields with grass with their few clear spaces, their black soil stiff as black iron, है ना। तो वहाँ खेती नहीं हो पा रही थी क्योंकि ज़मीन थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और बेसिकली सॉइल स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप प्लगिंग नहीं कर पा रहे थे सर, ठीक है। देयर वर पीपल मूविंग अलॉन्ग विद द बंडल्स ऑफ बार्क, काउंटलेस सैक्स ऑफ प्लक्ड फ्लावर्स, loads of flax and hemp bundles, quantity of honey, peacock tails feather, wreath of wax, locks and grass, है ना। Village wives hastened en route for neighboring villages, all intent on thoughts of sale and bearing on their heads basket filled with various gathered fruits, है ना। आप देखिएगा कि हर्षवर्धन की जो किताब मैंने आपको बताई, उसमें बाण भट्ट के द्वारा जो हर्षचरिता लिखी गई, उसमें वहाँ के ग्रामीण विस्तारों की कहानी लिखी गई है, और बताया गया है कि लोग जंगल में कैसे जीते थे, उनकी कंडीशन क्या हो रही है, इकोनॉमिकली किस तरह से ये कमज़ोर हो गए थे सर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये बताते हैं कि देखिए हम, है ना, बार्क लीव्स सर के ऊपर डाल के जा रहे हैं, हेम्प लगा के जा रहे हैं सर। हेम्प बंडल्स का मतलब क्या होता है सर, है ना। तो इसे हम लोग ओपियम के रूप में, अफीम के रूप में आज की तारीख में बोलते हैं सर, ठीक है। वो दिख रहा है, उसकी आपको खेती दिख रही है सर, है ना। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। रेट्स ऑफ वैक्स, लॉक्स एंड ग्रास के बारे में यहाँ पे कंसिडर किया गया है। इन सब कंडीशंस आपको दिख जाएगी, है ना। यहाँ पे बोला गया है कि
जो गांव के अंदर स्त्री थी, वो स्त्री अपना जीवन कैसे चलाती है सर, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कॉमन मैन की कुछ कुछ कहानियां भी आपको यहाँ से दिखेगी, और यही ये चैप्टर का सार था सर, ठीक है। तो हमने आज के क्लास के अंदर एक्चुअली आप समझने की कोशिश करोगे तो हमने मोटे मोटे तौर के ऊपर ये चैप्टर को कंक्लूड कर दिया है, और इसके अंदर के ज़्यादातर पॉइंट्स को भी हमने कवर कर दिया है। ओके, सो आई फील दैट वी हैव कवर्ड मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर, और इसके रिलेटेड ज़्यादातर जो भी प्रश्न है वो भी मैंने आपको करवा दिए हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ से डेवलप हुई थी सर, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल इशू में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सर इसके अंदर से प्रीवियस के क्वेश्चन कैसे आएंगे, या सर इसके ऊपर से मॉक क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो इसके ऊपर अलग से एक सेशन ले लेंगे, थोड़े टॉपिक और कवर करने दो, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर मी टू मेक यू कॉम्प्रीहेंड एज वेल सर, खैर है ना। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे, है ना। और आपको ये पूरा ट्रेंड पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है आप समझने की कोशिश करिए। द नेम ऑफ द चैप्टर सेज द पीरियड बिटवीन 600 BC टू 600 CE, और इस पीरियड के समय पे राजाओं का जीवन कैसा था, किसानों का जीवन कैसा था, कैसे कैसे टाउन्स बनने की शुरुआत होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे डेवलप हुई सर, है ना, अर्ली स्टेट्स का निर्माण कैसे हुआ, छोटे और बड़े साम्राज्य कैसे बन के आए सर, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को हमने तोड़ के पढ़ा है और क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर फिट करके पढ़ा है। एक्चुअली ये किताब थीम के अंदर लिखी गई है ना, नाम ही है किताब का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इट्स अ थीम इन इंडियन हिस्ट्री। उसको थीम के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत गड़बे हो जाएंगे, समझे कि नहीं समझे। तो हमने क्या किया, क्रोनोलॉजिकल थीम इसकी डेवलप की है। आप समझिए कि हमने जो डेवलपमेंट किया है वो क्रोनोलॉजी का किया है, क्योंकि आप एनसीईआरटी को जब बेसिस बना के चलते हो यूपीएससी की तैयारी में, तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो क्रोनोलॉजी ही नहीं समझ में आ पाती, उनको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, कौन सी डायनेस्टी कब आई, क्या घटना हो जाती है सर, ठीक है, और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो क्रोनोलॉजी में जब तोड़ के पढ़ोगे ना कि कब राजा कब आया, कब पहले आया, और उसके किस किस प्रकार के बदलाव आए, तो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है सर, है ना। तो आपको इसी प्रकार से क्रोनोलॉजी में आगे भी पढ़ना है। जब आप फर्दर रेफरेंस बुक पढ़ोगे ना, तो ये रेफरेंस बुक्स के अंदर भी आपको यही क्रोनोलॉजी का बेस बना के आगे चलना है सर, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यूपीएससी के अंदर एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस एक दो मिल जाएंगे, पर उसके बाहर भी यूपीएससी पूछता है। इनफैक्ट जीएस के अंदर हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है दे आर बियॉन्ड एनसीईआरटीज एज वेल। ऐसा मैं नहीं क्लेम करता है कि 100% एनसीईआरटी से मिल पाएगा, पर एनसीईआरटी को समझ लोगे तो जीएस के ज़्यादातर जो हिस्ट्री के टॉपिक्स है उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसे बदलाव आए। अब उसके अंदर की जो लिंकेजेस है, उसके अंदर की जो फैक्ट है, उसके अंदर के और भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंटरकनेक्शन ऑफ डेटा होता है, वो सब मैं प्लस कोर्सेज के ऊपर करवाता हूँ सर, ठीक है। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर यहाँ कंक्लूड किया है। कल के क्लास में मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग थोड़े प्रीवियस के क्वेश्चन देख लेंगे, या एक दो दिन के बाद देखेंगे, मोस्ट प्रोबब्ली फ्राइडे को, एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सेशन एज वेल ऑफ चैप्टर नंबर 3 एज वेल, है ना। तो मोस्ट प्रोबब्ली कल हम लोग चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत भी कर देंगे और उसी के ऊपर चले जाएंगे। तो आज यहाँ पे ही कंक्लूड करता हूँ सेशन को। होपफुली आपको ये सेशन ठीक लगा है। आज हमने रिविजन किया है, ये चैप्टर का काफ़ी लंबा चैप्टर था। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा। अभी फीस बढ़ने वाली है, इनफैक्ट आपको बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हमको कांटेक्ट करते हैं कि सर सब्सक्रिप्शन लेना है पर अगले महीने लेंगे। तो मैंने कहा कि अगले महीने लोगे तो फीस रिवाइज हो जाएगी। अभी आपकी फीस है 14,680, मतलब जीएस का आप फाउंडेशन कोर्स लेते हो ऑप्शनल के साथ, है ना। और अगर आप आइकॉनिक कोर्स ले रहे हो, आइकॉनिक के अंदर आपको मेंटरशिप अवेलेबल की जाती है, मेंटर आपके साथ बात करेंगे, है ना, फोर्टनाइटली बात होती है, डाउट्स आप उनको पूछ सकते हो मैसेजेस के द्वारा, आपकी आंसर इवैल्यूएशन हो पाता है। तो वो सब आपको बेसिकली काफ़ी हेल्पफुल होगा। और उसकी एक साल की फीस है 76,500। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ईएमआई भी अवेलेबल है, और 1 अगस्त से फीस रिवाइज हो जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है तो ये कोड को यूज़ करेगा। इनफैक्ट अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो या फ्री में कोई क्लास देखना हो, है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, दे विल आस्क यू फॉर अ कोड, तो यही कोड को आपको यूज़ करना है, दैट इज़ PN लाइव, है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। होपफुली आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे, एंड प्लीज़ डू कमेंट कि आपको इसके अंदर से कैसे प्रोसीड करना है। कोई क्वेरी होगी तो भी कमेंट करिएगा, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट रिगार्डिंग योर क्वेरीज एज वेल। हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।